तो क्लास 8 आज हम लोग चैप्टर 16 लाइट पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग लाइट के फिनोमेना के बारे में जानेंगे और लाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइट, द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। अगर दुनिया को देखना है तो आँखों की बहुत ज़रूरत है और आँखों को देखना है तो आँखों से देखना है तो आपके सेंस ऑर्गन सही से काम करने चाहिए। आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं तो बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन आपके सही ढंग से अगर काम करेंगे तभी आप देख पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है भाई सेंस ऑफ साइट, देखने का। अगर आप चीज़ों को देख सकते हैं समझिए तो आप दुनिया को देख पा रहे हैं और दुनिया को देख पा रहे हैं तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देख रहे हैं। Like we can see mountain, river, tree, plant, chair, people and so many things that are around us. We can also see cloud, rainbow, बहुत तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें अपनी आँखों के द्वारा और क्या क्या चीज़ें आपको आँखें देती हैं देखने के लिए, करने के लिए। यू कांट इमेजिन। अगर आपके पास आँखें हैं तो आप उसको नॉर्मली ले लेते हो, चलो भाई आँखें हैं, लेकिन इसके केयरनेस पे भी ध्यान देना है। कैसे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। किस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो हमें क्यों नज़र आती है। मान लीजिए कोई सामान आपके सामने रखा हुआ है और वो क्यों दिख रहा है, हम या इस वीडियो में आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं, रीज़न है, उसके रीज़न को हम लोग समझेंगे। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, क्या चीज़ है जो चीज़ों को विजिबल बनाती हैं, दिखने योग्य बनाती हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट बट यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, इट मीन दैट आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। हम कहें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई तुम कोई भी चीज़ों को कैसे देख लेते हो, तो बोलोगे कि आँखों से। आँखों से देख लेते हैं, ठीक है, चलो वो बात समझ में आती है। बट अगर बात करें कि अंधेरे में भी कुछ चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आँखों से ही हम लोग चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि मदद करते हैं हमें अंधेरे में भी देखने के लिए। आई तो इम्पॉर्टेंट है ही मानते हैं, मगर इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आई दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, तो जायज़ सी बात है, कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं उसका मेन फंडामेंटल रीज़न ये है कि उस चीज़ में से रोशनी निकलती है, लाइट कम्स आउट, और वो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है और उसके बाद हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, जब तक किसी भी वस्तु में से लाइट नहीं निकलेगी हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। लाइट जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट से निकल सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, चाहे ऑब्जेक्ट लुमिनस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस हो। हर एक ऑब्जेक्ट में से ल्यूमिनस है। जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सब में से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब जाके हम लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इसलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 में आपने मिरर के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो भी आप मिरर को देखते हो। मिरर में क्या होता है, मिरर में पीछे में पॉलिश सरफेस होता है, सिल्वर पॉलिश किया हो रहता है। उस पॉलिश सरफेस की वजह से हम लोग अपने आप को देख पाते हैं। मान लीजिए आप एक मिरर में एक लाइट को या एक टॉर्च को जलाते हैं, जिस एंगल से आप जलाते हो तो जिन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक मिरर है, उस मिरर में आपने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, आपने टॉर्च जलाया, उस मिरर पे लाइट छोड़ा, तो लाइट किस तरफ निकलेगा? आपने जिस डायरेक्शन में छोड़ा था उस डायरेक्शन में वापस आ गया क्या? नहीं, जिस डायरेक्शन में आपने छोड़ा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसी एंगल के साथ बाहर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे हमने क्या किया, लाइट को इधर से रिफ्लेक्ट कराया इस साइड से। जब लाइट को रिफ्लेक्ट इस साइड से कराएंगे तो लाइट जो है वो इस साइड से बाहर निकलेगी। ठीक है, लाइट जो है वो मेरा इस साइड से बाहर निकलेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लाइट जो है वो एक फिनोमिना अप्लाई करती है जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहते हैं। उस फिनोमिना के बारे में हम लोग समझेंगे, तो आइए समझते हैं उसके बारे में।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसका अभी छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसके बारे में फंडामेंटल्स जो भी हैं बेसिक, वो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है मेनली, आप अपनी स्क्रीन पर देखना, वाइट पेज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो, एक प्लेन सरफेस है, सपोज कीजिए मिरर है। इस मिरर पे कोई आदमी ने यहाँ से टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे छोड़ा। इस मिरर के ठीक बीचों बीच एक एरिया होगा। इस एरिया को मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल एरिया है। नॉर्मल एरिया कहने का मतलब लाइट अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक करें तो वापस ये निकल के हमारे तरफ आ जाए। अगर हम इधर से सीधे फेंक रहे हैं तो वो वापस मेरे पास आ जा रहा है, इसलिए वो नॉर्मल एरिया हो गया। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड एरिया, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड एरिया है तो भाई कहीं ना कहीं से लाइट निकलेगा, जितने एंगल पे हमने फेंका था उतने एरिया से निकलेगा। इसको हम लोग मानेंगे आई, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब बाहर निकलने वाला लाइट, और रिफ्लेक्टेड मतलब जो अंदर जा रहा है लाइट। जितने एंगल पे हम यहाँ पे फेंकेंगे उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिया तो यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल से ही निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 30 डिग्री एंगल से फेंका, लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो 30 डिग्री एंगल से निकलेगा। तो इसमें जो ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो लाइन है जो बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसे। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि बेसिक चीज़ें क्या आती हैं। रे के बारे में पहले समझो। रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो समझ लिया। रे क्या है? अगर रे की बात करें तो सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से रोशनी निकलती है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से रोशनी निकलती है, सपोज क्या सूरज निकल रहा है, तो वहां से जो रोशनी की किरण आएगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। किसी एकल बिंदु से आती हुई किरण को रे बोलते हैं। ठीक है, कोई एक पॉइंट से अगर लाइट आ रही होगी तो उसको हम लोग रे मानेंगे। अब हम लोग अभी हम लोग ने वो देखा बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम लोग फिगर पे ध्यान देंगे। इस फिगर पे ध्यान दो। इस फिगर में क्या किया जा रहा है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग मान रहे हैं कि वो मेरा मिरर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, ऐसे ऐसे ये लाइट जो है वो मिरर है, उस साइड रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, इस साइड रिफ्लेक्टेड एरिया है, इधर जो है वो मेरा रिफ्लेक्टेड एरिया है। लाइट रे जो है वो इधर से इंटर किया और इधर से बाहर निकल गया, तो ये जो कहलाएगा इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। और ये जो कहलाएगा इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई जितने एंगल से हम फेंक रहे हैं उतने ही एंगल से यहाँ भी निकल रहा है। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया कि एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। यही ना निकल के आ रहा है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल यहीं से बनता है, ऐसे ही बनता है कि जितने एंगल से फेंके, रिफ्लेक्ट किए, उतने ही एंगल से निकला, बाहर निकला। तो उतने ही एंगल से जब बाहर निकलेगा तो हम लोग मानेंगे कि भाई रिफ्लेक्टेड एरिया इज इक्वल टू इंसिडेंट। ये निकल के आया। ठीक है, उसके बाद अब हमें दूसरा चीज क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहने का मतलब एंगल आई को ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब एंगल आर, एंगल आर को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एंगल आई जब एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, या यूं कहें कि एंगल आर जो है वो अगर एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया एक लॉ, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जितने एंगल से आप रिफ्लेक्टेड रे को भेजोगे उतने ही एंगल से आपका लाइट वापस निकलेगा। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे जाओगे तो यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बन जाता है साइन आई, साइन एंगल आर इक्वल टू साइन एंगल आई। साइन एंगल आर इक्वल टू साइन एंगल आई। अब ये साइन क्या है और साइन आर क्या है, साइन आई क्या है? तो एंगल और एंगल आई में कोई दिक्कत नहीं है। साइन जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब 10 क्लासेस में, 9 क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
तो अभी इसमें हड़बड़ाना नहीं है। अभी यही चीज़ जो होता है 9-10 में वापस आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। बीएससी में भी आप यही चीज़ पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, 12th में भी आप यही पढ़ोगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल पे लाइट फेंके, ये मेरा मिरर है, इस मिरर में ये लाइट जो है वो मेरा नॉर्मल लाइट है। अगर हम लाइट को इधर से फेंके थे तो इधर से निकला था, इधर से फेंकेंगे तो इधर से निकलेगा, जितना एंगल से फेंकोगे बाबू उतना एंगल से निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बीचों बीच लाइट को फेंके, इस पॉइंट पे लाइट को फेंके तो क्या होगा, शीशे के सामने खड़े हैं और शीशे के सामने सीधा लाइट जलाए हैं, सामने दिख रहा है, तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। जब बाउंस बैक करेगा तो क्या होगा, ना तो एंगल आई इक्वल होगा ना तो एंगल आर इक्वल होगा, दोनों का दोनों सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे है आपका, ये जो है आपका वो है आपका फिगर, और यही फिगर आपको एग्जामिनेशन भी बनाना है और यही फिगर आपको आगे भी काम आएगा। इसी फिगर के बेसिस पे हम लोग चलते हैं, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं किन चीज़ों के बारे में, तो बूझो जो है उसे कुछ याद आ रहा है कि क्लास 7 में उसने इमेज के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग अब उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वैसे इमेज जो इरेक्ट हो या अपसाइड डाउन हो, या वैसे इमेज जिनका सेम साइज हो, वैसे ऑब्जेक्ट जिनका सेम साइज हो, या वैसे इमेज जो दूर से दिखाई देते हैं, मिरर के काफ़ी पीछे दिखाई देते हैं, या वैसे ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग वर्चुअल या रियल इमेज, अलग अलग इमेजेस होते हैं, दो तरह के इमेजेस होते हैं। पहला वर्चुअल इमेज होता है, दूसरा रियल इमेज होता है। ये इमेजेस कहाँ पे उतरते हैं, ये इमेज जब भी उतरेंगे तो या तो स्क्रीन पे उतरेंगे या फिर किसी जगह पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अब बात करेंगे। आइए बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अगर आपको याद होगा 7 क्लास में, तो वर्चुअल और रियल इमेज में क्या होता है। रियल इमेज जो होते हैं वैसे इमेजेस होते हैं जो कि हमेशा इरेक्ट और रियल दिखाई देंगे। इरेक्ट करने का मतलब जैसे ये ए है, सपोज ये ए है, सॉरी ये नहीं, ए से नहीं, सपोज करिए ये बी है, तो अब जब आप शीशे में इसको देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। इस तरह के इमेजेस को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं रियल इमेजेस। वैसे इमेज जो कि उसका अपोजिट दिखाई दे वो रियल इमेजेस कहलाते हैं। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, वैसे इमेजेस जो कि स्क्रीन पे ही आ सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आ सकते हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सारे कैसे इमेजेस हैं, वो सारे वर्चुअल इमेजेस हैं, वो सारे वर्चुअल इमेजेस हैं। कैसे इमेजेस हैं, वो सारे वर्चुअल इमेजेस हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि मूवीज, फिल्म्स, सीरियल्स या जो सिनेमा हॉल्स में देखते हैं वो सारी इमेज कैसे देखते हैं, हम लोग वर्चुअल इमेज देखते हैं। और हम या तुम सामने मिल जाए, सामने एक दूसरे को देखेंगे, आप हैं, आपका भाई बगल में बैठा हुआ, आप उसको देख रहे हैं, तो वह कैसे इमेजेस आप देख रहे हैं, आप इमेजेस देख रहे हो, रियल इमेजेस देख रहे हो। ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग बात करें रियल इमेज की तो कुछ आपको हम एक्स्ट्रा बताते हैं। रियल इमेज की खास बात क्या होती है ना, जब हमारे आई के साथ होता है तो हम लोग चीज़ों को उल्टा देखते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस उल्टे इमेज को सीधा कर देता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बी अगर मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, तो हमारी आंखें उसको उल्टा देख रही हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा कर रहा है फिर उल्टा कर रहा है। मतलब हम लोग को मिरर में कोई भी इमेज दिखे तो कैसा इमेज दिखेगा, वो वर्चुअल इमेज है। ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज कहने का मतलब वो जैसे है वैसे का वैसे ही दिखेगा। अगर वो बी लिखा हुआ तो बी ही दिखेगा, लेकिन हमारा दिमाग उसको उल्टा पढ़ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट आप 10 में अच्छे से क्लियर करोगे। अभी बस ये समझो कि ब्रेन में एक तरह का ऑप्शन होता है जिससे रियल इमेजेस इन्वर्टेड मतलब उल्टा और उल्टा इमेज सीधा बन जाता है, जिससे हम लोग चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कोई इमेज बनेगा तो कैसा इमेज दिखाई देगा। तो देखो प्लेन मिरर में कोई इमेज जब बनता है तो जितने डिस्टेंस पे आप हो शीशे में भी वो उतने ही पीछे डिस्टेंस पे दिखेगा। ऐसे इमेजेस को वर्चुअल इमेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। जितने दूरी पे आप हो उतने ही दूरी में इमेज जो है वो स्क्रीन के अंदर यानी शीशे के अंदर भी बनेगा।
इससे एक और चीज़ जान लीजिए, मान लीजिए आपको पता करना है कि फॉर एग्जांपल आप मॉल में गए या कहीं ड्रेसिंग रूम में आप ड्रेस चेंज कर रहे हो और आपको पता करना है कि भाई जिस रूम में आप ड्रेस चेंज कर रहे हो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपको उस साइड से देख रहा हो। मिरर अलग अलग तरह के होते हैं, वन साइडेड मिरर होता है, इधर से आप नहीं देख पाओगे लेकिन उस साइड से आपको देख सकता है वो। तो अगर आप ड्रेसिंग रूम में गए हो और ड्रेस चेंज कर रहे हो सकता है कोई उस साइड से बैठ के आपको देख रहा हो या कोई गलत काम कर रहे हैं आपके साथ, वीडियो वगैरह बनाए। तो कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर में मान लो ये मिरर है, ये मेरा फिंगर है, मिरर को फिंगर के साथ टच करके देखेंगे। अगर इस मिरर को हमने इस फिंगर को अगर हमने मिरर पे रखा, जितना डिस्टेंस यहाँ है मिरर के अंदर भी उतना डिस्टेंस बनेगा, तो वो इमेज जो है वो मिरर जो है वो वन साइडेड मिरर नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आप अपने फिंगर को रखोगे तो मिरर और फिंगर के बीच में कुछ डिस्टेंस बनेगा, वही डिस्टेंस मिरर के अंदर भी इमेज में बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो मिरर वन साइडेड नहीं है, इसका मतलब आप सेफ रूम में हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अगर दोनों सट गया है इसका मतलब वो वन साइडेड मिरर है, कोई उस साइड से हो सकता है देख ले आपको। तो ऐसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब वैसे रिफ्लेक्शन जो बिल्कुल सीधा है, एक तरफ से आए एक तरफ से निकले, एक तरफ से आए एक तरफ से निकले, ये जो है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इधर से आया, इधर से जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल से इधर से निकल गया, इधर से जितने एंगल पे आएगा उधर से इतने ही एंगल पे निकल जाएगा, इधर से आया इधर से निकल गया। ऐसे इमेजेस को, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर इसको बोलेंगे तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे, ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सॉरी, ये नहीं ऐसे इमेजेस को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ऐसे इमेजेस को। इसका मतलब कि आपका लाइट आया और लाइट आके इसको इस एंगल से निकलना चाहिए था ना, इस एंगल से ना निकल करके इधर से निकल गया, इस एंगल से ना निकल करके इधर से निकल गया। या लाइट इधर से आया और हो सकता है ऐसे निकल जाए, ऊपर से निकल जाए, लाइट इधर से आए ऊपर से निकल जाए। जब इस तरह के सिचुएशंस बनेंगे, तो इस तरह के सिचुएशन जब बनेंगे तो हम लोग कहेंगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं? पानी है, शांत पानी नहीं, हिलता हुआ पानी, तरता मतलब वो हिल रहा है, कंपन कर रहा है, उसमें आप टॉर्च की लाइट मारो, लाइट जो है वो छितरा जाएगी, फैल जाएगी। तो ऐसे लाइट को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और वो जिसमें आपका लाइट आया और एकदम एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन से, एग्जैक्ट एंगल से निकला, ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना लंबा चौड़ा कथा जो लिखा रहता है कुछ नहीं है, सेम यही बात को आपको बताया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से चीजों को देख पाते हैं? तो हाँ, चीजें जो होती हैं जब तक वो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करेंगी उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। मगर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लुमिनस है कि नॉन लुमिनस है? लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से प्रकाश की किरणें निकलती हो, जिनमें से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से प्रकाश नहीं निकलता है, जिसमें से लाइट नहीं निकलता है, उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? सन हो गया, बल्ब हो गया, जिसमें से लाइट निकल जाए वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। नॉन लुमिनस कौन सा हो गया? मून हो गया। मून जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम लोग को दिखाई देता है, सूरज की रोशनी की वजह से उसमें रोशनी पड़ती है, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोगों को दिखाई देती है। अगर आप चांद पे चल जाओ, पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्यों? सूरज की रोशनी पृथ्वी पे गई, पृथ्वी पे ओशियंस थे, ओशियन को जैसे लाइट रिफ्लेक्ट किया, लाइट ब्लू कलर का दिखाई दिया। क्यों ब्लू कलर का दिखाई देता है? क्वेश्चन ये भी उठता है। तो इन चीज़ों के बारे में 10 में समझोगे, बस अभी बेसिक में समझा देता हूँ कि निकलने के लिए लाइट बहुत सारे निकलते हैं, मगर हमारे आई के पास कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को ही देख सकता है, इसके अलावा और किसी कलर को नहीं देख पाता है। ठीक है, लाइट कलर की बात करता हूं तो कलर में भी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ब्लैक कलर और वाइट कलर कोई कलर नहीं है। साइंस फिजिक्स ये बोलता है कि कलर जितने भी हैं सारे कलर हैं, मगर कलर किसको बोलते हैं? जिसमें से वेवलेंथ निकलता हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जिसकी वेवलेंथ हो, उसको कलर बोलते हैं। लेकिन व्हाइट लाइट और ब्लैक लाइट में किसी तरह का वेवलेंथ नहीं होता है, इसीलिए इसे रंग नहीं बोला जाता है, इसीलिए इसे कलर नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी अगेन
रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सही बात है, रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये फिगर से आप क्लियर समझ रहे होंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट से वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ये मिरर है, ये आदमी इसको देख रहा है, ठीक है, मिरर पे इस आदमी ने अपने आप को देखा, लेकिन यहाँ पे सेकंड मिरर को यूज किया गया। इस सेकंड मिरर को यूज करने से क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के बैक में जो चीजें हैं वो यहाँ पे बैक में इसका मुंडी है, वो भी इस ऑब्जेक्ट को वापस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि लाइट यहाँ गया, यहाँ से वापस आया और वापस आकर फिर यहाँ गया। इससे क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट को वापस हम लोग रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप काफी क्लियर से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट के कुछ और एग्जाम्पल। एक मंदिर है इंडिया में जिसमें कृष्णा जी की मूर्ति, कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति है। मूर्ति को जो है वो बीच में रखा गया है यहाँ पे, और इसके इस तरफ एक शीशा लगाया गया है और इस तरफ एक शीशा लगाया गया है। इस एंगल से सेट किया गया है कि अगर आप मूर्ति के मिरर की इस साइड देखोगे तो आपको अनंत तक, इनफाइनाइट तक राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई देगी, और इस साइड देखोगे तो आपको इनफाइनाइट तक राधा कृष्ण की मूर्ति दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरे मिरर का इमेज बनेगा, दूसरे मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से तीसरे मिरर का बनेगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी फंडामेंटल से, इसी बेसिक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जांपल मल्टीपल इमेजेस के बारे में। मल्टीपल इमेजेस के बारे में, वैसे इमेज जो सिंगल हो लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत सारा बन रहा हो। एक आदमी है, उसके इमेजेस बहुत सारे बन रहे हैं, ऐसे इमेजेस को हम लोग मल्टीपल इमेजेस बोलेंगे। ये ज़्यादातर प्लेन मिरर या मिरर पे हम लोग कर सकते हैं। मिरर पे तब कर सकते हैं जब मिरर कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, एक मिरर के बाद दूसरा मिरर, दूसरा मिरर के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से हो, तब हम लोग मल्टीपल इमेजेस ला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक नया चीज है, इस नए चीज को हम लोग बोलते हैं, इस नए ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैलेडियोस्कोप। स्कूल ओपन रहता तो आपसे मैं कैलेडियोस्कोप जरूर बनवाता, बट कैलेडियोस्कोप अगर आप नहीं बनवा सकता हूँ तो आप यूट्यूब से देखकर या फिर आप अपने बुक से पढ़कर भी कैलेडियोस्कोप बना सकते हैं। मैं आपको कैलेडियोस्कोप बनाने का तरीका बताता हूँ। कैलेडियोस्कोप क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैलेडियोस्कोप कैसे बनता है। कोई वाइट पेज, वाइट सरफेस ले रहा हूँ, कैलेडियोस्कोप पे ध्यान दीजिएगा। तो कैलेडियोस्कोप जो होता है, एक कार्डबोर्ड ले लो और उसको गोल इस तरीके से फोल्ड कर लो, ठीक है। फोल्ड करने के बाद क्या करो, एक ट्रायंगुलर शेप का मिरर ले लो, ठीक है, और उस मिरर को इस पे प्लेस कर दो, इसके अंदर फिट कर दो, फिक्स कर दो, मिरर को इसके अंदर फिट कर दो, और एक मिरर इसके अंदर फिट कर दो। नहीं है तो सिंगल एक मिरर से काम चलाओ। यहां पे एक प्लास्टिक का शीट लगा दो, ठीक है। इस तरफ प्लास्टिक का शीट लगा दिया, इस तरफ हमने एक सर्कुलर मिरर या ट्रायंगुलर बनाया जाता है। एक्चुअली में जो ये आपका कार्डबोर्ड होता है, इसका ऐसे बनाते हैं शेप हम लोग, ट्रायंगुलर शेप का। तो ऐसे शेप की वजह से ही इसका नाम कैलेडियोस्कोप पड़ा हुआ है। तो ट्रायंगुलर दोनों तरफ हम लोग मिरर यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस वाले को तो आपको फिक्स कर देना है। इस वाले को फिक्स करने से पहले क्या करना है, घर में मम्मी का चूड़ी वगैरह होगा, टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा, या फिर आप सितारे मोतियां जो हैं छोटा मोटा, उसको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके अंदर डाल देना है, फिर इस वाले मिरर को फिक्स कर देना है, ग्लू से चिपका देना है, और चिपकाने के बाद यहाँ पे इसके सारे साइड को कवर अप कर दोगे। बस बीच में एक छोटा सा डॉट, छोटा सा छेद बना हुआ रहना चाहिए, और उस छेद से जब आप इसको वापस देखोगे, इसके अंदर की चीजों को, तो ड्यू टू दिस मिरर, ये पूरा का पूरा एरिया जो होना चाहिए ना, ये मिरर का बना होना चाहिए। सिर्फ कार्डबोर्ड यूज नहीं करेंगे, कार्डबोर्ड ऊपर के लेयर को ढकने के लिए अंदर में पूरा का पूरा मिरर होना चाहिए। देखिए हम आपको फिर से समझाते हैं। जैसे इसका बेस पार्ट जो होगा, नीचे का पार्ट, वो भी एक मिरर का होगा, इसका साइड पार्ट जो होगा वो भी एक मिरर का होगा, और इसका इस साइड का पार्ट भी जो होगा वो मिरर का होगा, और बीच में जो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं वो भी मिरर का, और इस तरह का यूज कर रहे हैं वो भी मिरर। आप ग्लास हाउस में जाके अपना ग्लास कटवा सकते हो शीशे से और बना सकते हो कैलेडोस्कोप। तो सब कुछ आपको शीशे का ही होना चाहिए। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ट्रायंगुलर शेप का है, कार्डबोर्ड ऊपर से यूज किया जा रहा है। ये ट्रायंगुलर शेप का मिरर है तीनों तरफ से, इधर
नीचे और साइड में, और उसको क्या किया जा रहा है, कार्डबोर्ड से फोल्ड किया जा रहा है ताकि वो इधर उधर गिरे ना, भटके ना। फिर आपने ट्रायंगुलर मिरर इस साइड भी लगाया, ट्रायंगुलर मिरर इस साइड भी यूज़ किया, और क्या किया, सर्कुलर टॉप कपड़े कागज से ऊपर के पोर्शन को ढक लिया और एक छोटी सी बिंदु को आपने रहने दिया, एक छोटी सी बिंदु को आपने रहने दिया। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइड के एरिया को पूरा कवर अप कर लेंगे और यहाँ मिरर लगा देंगे। इसके अंदर आप चूड़ी वगैरह डाल लो और उसके बाद यहाँ से देखोगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा सीन देखने को मिलेगा, बहुत ही विभिन्न तरह के रंग कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। यही है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप यही है। कैलिडोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के कलर फिनोमेना को देखने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कैलिडोस्कोप के बाद सनलाइट, वाइट और कलर। सूरज की रोशनी कैसी होती है, कलर्ड होती है कि वाइट होती है? तो क्लास 7 में आपने सनलाइट के बारे में पढ़ा था, क्लास 7 में पढ़ा था कि सनलाइट की जो रोशनी होती है वो वाइट होती है। किसी भी चीज़ में से निकली हुई रोशनी वाइट कलर की होती है, और वही वाइट कलर के अंदर 7 अलग अलग रंग होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वाइट कोई कलर नहीं होता है, वाइट एक ऐसा चीज़ है जिसमें खुद ब खुद 7 रंग मौजूद होते हैं। तो सूरज की रोशनी में खुद ब खुद 7 रंग मौजूद होते हैं, और इसी 7 रंग की वजह से हम लोग को रेनबो भी दिखाई देता है बरसात के टाइम में, सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में दिखाई देगा। अब हम लोग आई के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग आई से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। आई में क्या क्या होता है वो थोड़ा बेसिक ज़्यादा है, तो हम लोग आई के बारे में जानेंगे और आई में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग लुइस ब्रेली के बारे में जानेंगे। लुइस ब्रेली कौन थे, इन्होंने क्या चीज़ का डिस्कवरी किया, किस तरीके से इन्होंने अंधों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे इस फिगर को देखिए, इस फिगर के बारे में समझेंगे कि ये फिगर क्या है। ये 2 अलग अलग फिगर्स हैं, लेकिन जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के साथ टाई अप कर देंगे तो हमें ये पता दिखेगा कि एक चिड़िया जो है वो एक पिंजरे के अंदर कैद है। इसी का इस्तेमाल करके मैजिशियन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप इतने में ही खुश रहें, संतुष्ट रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइव क्लासेस की भी कोशिश की जा रही है। पिछला लाइव क्लास जो था वो थोड़ा सा इशू आ गया था, बट नेक्स्ट लाइव क्लासेस जो होंगे उसमें किसी तरह का इशू नहीं होगा। सारे इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज जो भी हो रहे थे उन सबको ठीक कर लिया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।